Hello, welcome students. Today we are starting chapter 3rd from geography, and as you can see the topic is water resource. So as you very well know about resources, we already discussed about resources. Okay, so now we are discussing water as a resource, how we use water in different ways, how we overuse that, how we are polluting water resources, and how we can conserve and we can save it for the future generation. First we have a conversation between Pinky and Chintu. Let's see ये क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. चलिए. तो सबसे पहले आप देखेंगे चिंटू क्या कहा है. हे पिंकी, डिड यू सी दोज ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड्स इन उड़ीसा? माय गॉड, व्हाट हैवॉक दे हैव क्रिएटेड. इट हैज डिस्ट्रॉयड एंड स्वेप्ट अवे एवरीथिंग इन इट्स पाथ. जो आपका फ्लड आया वहाँ पे उड़ीसा में, उसने क्या किया, हर चीज़ को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है और अपने रास्ते में जो भी चीज़ आई उसको अपने साथ बहा के ले गया. तो देखेंगे अब पिंकी ने क्या रिस्पॉन्स किया. यस चिंटू, आई डिड. Isn't it strange that water can give life and take life as well? ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो पिंकी क्या कहना चाह रही है कि जो वाटर है वो लाइफ देता भी है और लाइफ ले भी सकता है. ओके, what would we do without water? We need water to drink, cook our food, wash our clothes and wash ourselves as well. इन सारी चीज़ में हम वाटर को यूज़ करते हैं. ओके, और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. My father was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things. Did you know that they even need water for cooling the machines? In fact, the factory runs on the power supplied by the hydropower plant. Now I can understand why, though the ages we humans have chosen to live near water courses along the river and other water resources like springs, lakes, ponds and oases. तो ये पिंकी ने जवाब दिया है कि हमको कितना ज़रूरी है वाटर और किस तरीके से फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. दूसरी बात है कि किस तरीके से ह्यूमंस हमेशा आपके एंशियंट टाइम से आप कह सकते हैं कि रिवर्स के ही पास वो हमेशा अपना क्या बनाते थे, घर बनाते थे, जिससे कि आसानी से उनको वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे. आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है इसमें. थोड़े से फैक्ट्स हमारे पास, चलिए देखते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर and that is approximately 70.9% precisely, अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे. ओके, but a small proportion of it is accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water mainly obtained from surface runoff, groundwater that is continuously being renewed and recharged through the hydrological circle. All water moves within the hydrological circle, ensuring that water is रिन्यूएबल रिसोर्स. तो जो आपका हाइड्रोलॉजिकल सर्कल है, जैसे आपका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के साथ उसके बाद फिर से आपका प्रेसिपिटेशन होता है, तो इसको आप हाइड्रोलॉजिकल सर्कल कहते हैं. तो ये आपका प्रोसेस चलता रहता है जिससे कि आपका जो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाता है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. यू माइट वंडर दैट 3/4 ऑफ आवर वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. अब आप सोचेंगे 3/4 तो जो हमारा वर्ल्ड कवर्ड है वो वाटर से है और वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. ये वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फिर क्यों आती है, उसका रीज़न क्या हो सकता है. ठीक है, तो ये अब आप देखेंगे, ये एक प्रेडिक्शन है कि 2025 तक नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी. इतना पानी होने के बावजूद भी 2025 तक 2 बिलियन पीपल आपके एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी का, जो आपकी वाटर की कमी है, उसको झेलेंगे. तो उसके रीजंस क्या हैं, अब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, इनसे आपको आइडिया पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं. चलिए देखते हैं. 96.5% of the total volume of the world's water is estimated to exist as ocean and only 2.5% is fresh water. So now you can see out of that what we discussed, that 70.9% is water on the earth. Out of that 96.5% is ocean or seas you can say, and only 2.5% is fresh water. तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यूजेबल वाटर कितना है, ओनली 2.5% है. ओके,
चलिए आगे देखते हैं। नियरली 70% ऑफ द फ्रेश वाटर, तो आपका जो ये 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है, उसका जो 70% है वो कहाँ है? वो आपके पास कहाँ है? आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है, जो कि आपके पास अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, और माउंटेन रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो उसमें से 70% तो आपके पास यहाँ है, बाकी बचा कितना? ओनली 30%, जो कि आपके ग्राउंड वाटर और एक्विफायर्स में होता है, जैसे कि आपके पास आपके रिवर्स हो गए, ओके, आपके पास आपके पॉन्ड्स हो गए, आपके जितने भी तालाब होते हैं, ये सारे 30% है जिसको आप यूज़ कर पाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक 133 इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। तो आपका ये रैंक बना 133 कैसे? कि हर एक व्यक्ति को कितना वाटर मिलता है पर एनम के हिसाब से। ओके, और जो कि हमारा कितना रैंक बनाता है? 133। और नियरली हमारे पास कितनी रेनफॉल होता है? 4% ऑफ द ग्लोबल, जितनी दुनिया में बारिश होती है उसका केवल 4% हमको मिलता है। ओके, तो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। ये थोड़ा सा और आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आपके पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसके बारे में आप समझ गए होंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे वाटर स्कार्सिटी, वाटर की जो कमी है वो कैसे है, प्लस उसको हम कंजर्व कैसे करेंगे, और क्या उसके मेजर्स हैं जो हम एज ए मैनेज करके चल सकते हैं उसको कंजर्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। गिवन द अबाउंडेंस ऑफ रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी में सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। सो ये हम लोग अभी कह रहे थे पहले भी, इतना वाटर होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम कैसे वाटर स्कार्सिटी को झेलेंगे, क्योंकि इतना पानी होने के बावजूद भी कहीं पे फ्लड आ रहा है, हमारे पास पूरी दुनिया में इतना पानी है, फिर भी हमें वाटर स्कार्सिटी हो रही है। ओके, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रॉन्स। तो अगर जैसे ही हमारे दिमाग में एक आता है कि भाई पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी, तो हमारा क्या दिमाग में इमेज बनती है? सबसे पहले तो हमारी इमेज बनती है कि भाई वहाँ सूखा पड़ता होगा, ओके, और वहाँ पे रेनफॉल जो होता होगा वो बहुत कम होता होगा, ठीक है। और हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे को एकदम से रेगिस्तान नज़र आने लग जाते हैं कि भाई वहाँ पे पानी नहीं होता है। वहाँ पे हमको लोग नज़र आते हैं कि जो एक तरीके से आपके मटके को यूज़ करते हैं पानी को दूर से लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको दिमाग में आती हैं, ठीक है, जो कि आपका ट्रू भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप अगर किस सीजन में वहाँ पे जा रहे हैं, किस प्लेस में आप जा रहे हैं, उसके हिसाब से वाटर का जो रिसोर्स है वो वेरी करता है। अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हैं तो आपको वाटर की कोई स्कार्सिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हर जगह पे आपका रेनफॉल होता रहता है, और आपके जो फ्लड्स हैं वो भी इसी टाइम पे आते हैं, तो आप कहेंगे इस टाइम तो कुछ है ही नहीं ऐसी प्रॉब्लम। तो यही वो कहना चाह रहे हैं, मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, but water scarcity in most cases caused by over exploitation, excessive use and unequal access of water among different social groups। तो ये मेन रीजन है कि अगर आप सीजनली जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा, बट जब आप बाकी टाइम पे देखेंगे तो आपको वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम दिखेगा। और वो क्यों होता है? मेनली जो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हम एक्सेसिव यूज उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इरिगेशन में जिनके अपने वेल्स होते हैं वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं, हम आगे देखेंगे और भी आपको रीजंस में पता चलेंगे किस तरीके से उसमें हम वाटर स्कार्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं और उसको और आगे जाके बढ़ा रहे हैं। तो आपके पास एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रैल्कन मार्क। इन्होंने क्या कहा है? एक स्वीडिश एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा है कि वाटर जो स्कार्सिटी है या जो आपकी जो कमी है वो कब होती है? जब वो 1000 से लेके 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर अगर वो वाटर है, तब वो क्या होने लगता है? वाटर का स्ट्रेस प्रॉब्लम शुरू होने लगता है। अगर वो इतने पे अगर आ जाए कि 1000 से लेके 1600 क्यूबिक पर मीटर पर पर्सन को मिल रहा है,
तो उससे आपको जो है वो क्या होने लगता है, वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम शुरू होने लगता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइक टू ऑकर। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले होगा कहाँ पे, ये तो हमारे दिमाग में आएगा कि वाटर स्कार्सिटी कहाँ पे होगी। As you have read in the hydrological survey, fresh water be obtained directly from precipitation, surface runoff and ground water। तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही है कि जो फ्रेश वाटर होता है उनका मेन रिसोर्स क्या है, प्रेसिपिटेशन है, बारिश होती है वहाँ से मिलेगा, ग्राउंड वाटर से मिलेगा, और सरफेस रन ऑफ जैसे कि आपके रिवर्स हो गए, ये आपके सरफेस रन ऑफ है, तो यहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल that an area or region may have ample water resources but still facing water scarcity। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कई जगह ऐसे होते हैं वहाँ पे बहुत पानी होता है, तो फिर भी उनको वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो आपकी सिटीज़ हैं, मेनली मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन होता है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन होगा तो उनको क्या होगा, उनका जो यूज़ ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो उसका अनइक्वल एक्सेस होगा, किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। तो जब डिमांड ज़्यादा होंगी, वो केवल डोमेस्टिक ही नहीं होगा, ओके ना, वो केवल डोमेस्टिक ही यूज़ नहीं होगा, उनको आपकी फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, फूड ग्रेन्स होंगे, जो एग्रीकल्चर वहाँ पे बड़े प्लांटेशन होंगे, उनको भी वाटर चाहिए होगा। तो ये ना चीज़ों के लिए वाटर की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सिटीज़ हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अब अगर वहाँ पे ज़्यादा वाटर है भी तो फिर भी वो क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे थे यहाँ पे कि जो आपका वाटर कई बार किसी रीजन में होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और आपने ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, आपने टीवीज़ में, टेलीविज़न में, हर जगह आपने सुना होगा कि कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो अपने इरिगेशन के लिए अपने ट्यूबवेल्स इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि सीधा क्या असर पड़ेगा, आपके ग्राउंड वाटर को फ़र्क पड़ेगा। ओके, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं और सुनते भी हैं। अब हम थोड़ा सा पास में चलते हैं और उसमें देखेंगे क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंट था वहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले क्या थे, हम लोग विलेजेस पे ज़्यादा लोग फोकस करते थे, फार्मिंग पे बहुत अपने इंडिविजुअली फार्मिंग करते थे। बट उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश आए उन्होंने क्या किया, अपने प्लांटेशन को फोकस किया, फार्मिंग को एज उन्होंने बिजनेस के रूप में लिया और उसको एक वास्ट रूप में उन्होंने करना स्टार्ट किया। पर्टिकुलर क्रॉप को उन्होंने उगाने के लिए फोर्स किया, क्योंकि जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। अब जब आपको ज़्यादा फार्मिंग करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा आपके वाटर रिसोर्स को यूज़ करना पड़ेगा, और जिससे कि आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा वाटर का। ठीक है ना, और जिससे कि आपके धीरे धीरे फ्रेश वाटर में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, उसका जो लेवल है वो कम होने लग जाएगा। और धीरे धीरे आपने ये भी देखा होगा कि जब आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई थे वो भी बढ़ने शुरू हो गई हैं, आपके डैम्स बनने स्टार्ट हो गए। तो पहले जो आपके जो डैम्स होते थे उनका जो मेन पर्पस होता था वो होता था कि पानी को रोकना और फर्दर उसको अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी पहले जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस में फोकस किया जाता था। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। अब ऐसा क्यों है, पानी होने के बावजूद भी अब और क्या एस्पेक्ट है कि वहाँ तब भी आपकी वाटर स्कार्सिटी हो रहा है। चलिए देखते हैं। इन दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। ओके, अब वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो पॉल्यूटेड है। ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो केमिकल वेस्ट है वो सब वहाँ पे जा रहा है, पेस्टिसाइड्स वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो जो आपका वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। ओके ना, और जिससे डायरेक्टली किस पर असर पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट होगा उसका इफेक्ट, और उससे बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें देखी किस तरीके से वाटर को हम लोग इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से वो पॉल्यूट होता है, किस तरीके से वाटर स्कार्सिटी का वो रोल होता है। चलिए ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को और कैसे हम उसको सेफगार्ड करेंगे, कैसे उसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे और डिग्रेड ना हो, उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्स है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप है, देखेंगे हम क्या है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब ये क्या है, इस टॉपिक में हम देखेंगे, जैसे कि टॉपिक से पता चल रहा है मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि आपके डैम्स होते हैं, ये सारे जो बने होते हैं। अब इसमें क्या है देखेंगे आगे, बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि हम कैसे कंजर्व करें और कैसे उसको मैनेज करें। चलिए देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structures like dams built on stone rubber, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation। तो ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में भी देखी होंगी, बहुत सारे किंग्स ने क्या किया था, डेवलप किए थे ये सारी चीज़ें अपने सिटीज़ को प्रॉपर वाटर सप्लाई पहुंचाने के लिए, अपने एरिया में इरिगेशन को प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए। सारी चीज़ें हम पहले भी हिस्ट्री में देख चुके हैं, ये ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके चलिए, नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ द रिवर बेसिन्स। तो वही चीज़ हमने आगे भी फॉलो किया और धीरे धीरे हमने मैक्सिमम जितने भी रिवर्स हैं उनके ऊपर डैम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब क्यों किए हैं और कैसे किए हैं वो आपको पता ही है, क्यों हम करते हैं, मेनली जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसके लिए हमने किया था। पर अब ऐसा नहीं है, जो मॉडर्न जो डैम्स बनाए जाते हैं वो केवल एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाए जाते हैं। हिस्ट्री में जो था वो केवल एक काम एक के लिए होता था। अब कैनाल बनाइए तो उसके लिए वो केवल इरीगेशन के लिए पर्पज़ के लिए बनाई जाती थी। जिन्होंने डैम बनाए होते हैं तो वो सोचते थे वाटर को स्टोर करेंगे और आगे चलकर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, बट अब ऐसा नहीं है। वी आर यूजिंग द डैम्स फॉर मल्टीपर्पज़। अब मल्टीपर्पज़ क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं उससे। दूसरी बात, जो आपका इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए हम वाटर को और डोमेस्टिक यूज़ के वाटर को हम सप्लाई रखते हैं हमेशा, कि कभी भी उनको कमी ना पड़े, उनको कॉन्टीन्यूसली वाटर मिलता रहे। दूसरी बात, जो आपका फ्लड कंट्रोल। अब फ्लड कंट्रोल कई बार क्या होता है, रेन ज़्यादा होती है, रिवर का फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसको आप रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऐसे मल्टीपर्पज़ डैम को यूज़ करने के लिए बनाती हैं। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था। अब जो डैम्स हैं वो क्या होते हैं, आपके मल्टीपर्पज़ बने के काम के लिए बने होते हैं, ना कि वो एक ही पर्पज़ के लिए बने होते हैं। आपके पास नीचे कुछ डैम्स हैं, आप देख सकते हैं, सतलुज बेसिन रिवर्स हैं, आपके पास बागड़ा नागल डैम है, आपके पास टिहरी डैम है, हीराकुंड डैम है। ये सारे चीज़ें आपके ये सारे डैम्स आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में आते हैं। चलिए, अब आपके पास यहाँ पे डैम है, आप इसको पढ़ेंगे, बेसिकली आपको बताएंगे कि ये डैम्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं मल्टीपर्पज़। मैंने आपको पहले बताया था, मल्टीपर्पज़ जो डैम्स होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुए, जो कि आपके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच थी, जिससे कि आप वाटर को बचा सकें। क्योंकि अगर आप रेन का जो वाटर है वो रिवर्स के थ्रू सीधा डायरेक्टली ओशन में चला जाता है, जिससे कि वो आपका कोई भी यूज़ के लिए नहीं आ पाता है। बट अगर आप डैम्स बनाते हैं तो उस वाटर को आप स्टोर कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आगे थोड़ा सा क्या है। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज अ टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, उन्होंने इसे क्या कहा था, डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। द रीज़न बिहाइंड दैट इट वॉज integrated development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of urban economy। तो ये हर एक एस्पेक्ट को कनेक्ट करता है जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमी बढ़ सके। इसीलिए क्या कहा गया था उनको, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। चलिए अब हम देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, देखेंगे हम आगे। और आपने ऑलरेडी मल्टीपर्पज़ जो आपके रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। जैसे कि आपको टॉपिक से पता चल रहा है, रेन को हार्वेस्ट करना, जिससे कि आप उसको फर्दर यूज़ कर सकें आगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका जो आप वाटर है, जो प्रेसिपिटेशन है, उसको भी अपने सेव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो in ancient India, among the sophisticated hydraulic structures, there exists an extraordinary tradition of water harvesting system। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे जो एंशियंट टाइम से ही लोग क्या थे, इस चीज़ के बारे में अवेयर थे। वो पहले से ही वाटर एंड वाटर को स्टोर करना जानते थे। उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स थी जिनको वो यूज़ करते थे। जैसे कि आप हिमालयाज़ की बात करें तो वहाँ पे कूल एक मेथड होता है जिससे कि वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे रूफ
टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, जिससे कि आप रूफ में वाटर को स्टोर करते हैं और उसको आगे जाके यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे बंगाल में क्या करते थे लोग। बंगाल में लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे चैनल्स बना लिए थे, जिससे कि चैनल से वाटर अपना डायरेक्टली उनके फील्ड्स में सप्लाई हो सके। उसी तरीके से आपके पास कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो आपके यूज़ किए जाते थे एरिड और सेमी एरिड एरियाज में, जहाँ पे वो क्या करते थे, कई ज़मीनें ऐसी होती थी जो ख़राब हैं, बंजर है, जहाँ पे खेती नहीं होती है, तो वो उसको बड़ा सा एक तालाब बना लेते थे, जिससे कि वो उसको वाटर रोक सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके जो होती थी वो प्रैक्टिस, वो राजस्थान में आप प्रैक्टिस की जाती थी, क्योंकि वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती थी, तो वहाँ पे वो वाटर को एक तालाब बनाकर या ऐसी ज़मीनें जहाँ पे खेती नहीं होती है उसको वो वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। तो आपके पास ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आपको रूफ टॉप रेन वाटर एक तरीका बताया गया है। इसको आप बना भी सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में इसको आप ड्रॉ करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एग्जीक्यूट किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया, ए कुल लीड्स टू अ सर्कुलर विलेज टैंक एज द अबव इन द काजा विलेज फ्रॉम विच वाटर इज रिलीज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो कूल्स होते हैं, कूल्स एक तरीके से आप चैनल कह सकते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं आपके एक सर्कुलर विलेज टैंक में, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है उन कूल से, और जिससे कि बाद में आप धीरे धीरे उस वाटर को यूज़ कर सके। चलिए आगे चलते हैं। In the semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi and Barmar, almost all the houses traditionally had underground tanks or tanks for the storing drinking water. The tanks could be as large as a big room. One household in Phalodi had a tank that was 6.1 meters deep, 4.27 meters long and 2.44 meters wide. The tanks were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house of the courtyard. तो ये राजस्थान में उन लोगों ने बनाए होते हैं, अपने घर के आंगन में ही बड़े बड़े टैंक बना लेते हैं, जिस और जो कि कनेक्टेड होते हैं आपके उनके रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, जिससे कि डायरेक्टली जो पानी हो रेन का वो उसमें स्टोर हो सके और बाद में वो अपने उस कोर्ट यार्ड में जो उनके आंगन में आपका जो टैंक बनाया है अंडरग्राउंड, उसमें से वाटर निकाल के वो यूज़ कर सके। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। द रेन वाटर can be stored in the tanks till the next rainfall, making it an extremely reliable resource for drinking water when all the resources are dried up. अब जब सारा पानी खत्म हो जाएगा, कभी भी आपको पता है राजस्थान में कितनी शॉर्टेज होती है, और राजस्थान से बहुत नियरली आपको डेजर्ट है वो मिलता है, और वहाँ पे रेनफॉल भी होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत लेस होता है, तो उसी रेन वाटर को वो एज ए मेन रिसोर्स ऑफ वाटर को यूज करते हैं। ओके, अब देखेंगे वहाँ पे क्या है और आगे क्या है होता है, समर में क्या कंडीशन हो जाएगी वहाँ पे वो देखते हैं। इन समर द रेन वाटर ऑफ पालार पानी एज कॉमनली रेफर्ड टू इन दीज पार्ट्स इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। मेनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool। तो जब आपको वहाँ गर्म होगा, राजस्थान में आपको पता है हीट ज़्यादा होती है, रेनफॉल कम होता है, तो जब गर्म होगा तो उससे उनको क्या एक तरीके से ठंडक भी मिलेगी, जो उन्होंने वहाँ पे टैंक बनाए हुए होंगे पानी से। चलिए अब आप देखते हैं आज की क्या कंडीशन है वहाँ पे। ये सब तो आपने देखा कि ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to perennial Rajasthan canal, though some houses still maintain tanks since they do not like the taste of tap water। तो वहाँ पे अब क्या है कि अब आपने को पता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इकोनॉमी कंट्री की बढ़ती है, तो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने से वहाँ पे क्या है, एक पेरेनियल राजस्थान कैनल वहाँ पे चलती है, जिससे कि डायरेक्टली अब लोगों को पानी उनको टैप पे मिल जाता है। पर कई लोग हैं जिनको टैप वाटर पसंद नहीं आता है, वो अभी भी ट्रेडिशनली टैंक से वाटर यूज़ करते हैं, जिससे कि अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे अवेलेबल है, वो अभी भी उसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Fortunately, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं ऐसे आपके कुछ ऐसे विलेजेस होते हैं, जैसे कि आपके मैसूर कर्नाटका के विलेजेस हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स
Daily 200 households have installed this system, and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. अब आप नीचे देख सकते हैं फिगर में किस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया है। आपके जो रूफ है उसमें जो वाटर से जो रूफ है उसको पाइप से कनेक्ट करके नीचे आपके पास टैंक्स होते हैं, उसमें वो उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी यहाँ पे। अब आप नीचे एक पिक्चर में भी देख सकते हैं, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत पुराना सिस्टम है जिसको अभी तक लोग यूज़ करते हैं, और बहुत काफ़ी डिस्टेंस से वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे कलेक्ट किया जाता है। अब देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. These are legal provisions to punish the defaulters. तो वहाँ पर उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि हर व्यक्ति को अपने घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, और नहीं किया तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे फाइन भी रखा हुआ है। तो ये स्टेप इनका बहुत अच्छा है और स्टेट्स को भी यहाँ पे करना चाहिए। तो आपके पास ये भी नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको इनको आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।